जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में राष्ट्रपति जो है शपथ ग्रहण करते हैं। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में राष्ट्रपति जो है शपथ ग्रहण करते हैं, यह आपसे पूछा है। हाँ, जिस किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है, वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए और लास्ट में बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो यह कार्य सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। आपको चलिए राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बताते हैं। अनुच्छेद 60 जो है राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। अनुच्छेद 56 में बताया गया है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन रहे, ये भी एग्जाम में पूछता है। तो भारत के पहले राष्ट्रपति जो रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। वर्तमान समय में जो देश के राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो पहली महिला राष्ट्रपति जो थी वो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। भारत के पहले राष्ट्रपति अभी हम लोग आप लोग बताए हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है अनुच्छेद 54 के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है। और भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद जो है वह राष्ट्रपति का है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। आपसे पूछा है। आपसे पूछा है कि संविधान संशोधन द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 61वां संविधान संशोधन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 61वें संविधान संशोधन 1988 के तहत मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। यह 1989 के आम चुनाव में पहली बार लागू हुआ। इसका उद्देश्य युवाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति का पहला शिकार कौन सा राज्य था। आपसे पूछा है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति का पहला शिकार कौन सा राज्य था, यह आपसे पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में राइट आंसर। राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन ए, 17 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में हड़प नीति लागू की। इसके तहत उत्तराधिकारी न होने पर राज्य ब्रिटिश शासन में मिल जाता है। सतारा पहला राज्य था। बाद में झांसी, नागपुर और अवध भी हड़प नीति के शिकार हुए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसका नाम है इसरो की स्थापना कब हुई थी, आपसे पूछा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी, आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन बी, 1969 में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। डॉक्टर विक्रम साराभाई को इसरो का जनक यानी कि फादर ऑफ इसरो कहा जाता है। इसरो का प्रमुख उद्देश्य भारत में स्वदेशी उपग्रह और रॉकेटों का विकास करना। चलिए इसरो की प्रमुख उपलब्धियां बताते हैं। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975 इसी के द्वारा लॉन्च किया गया। भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान 1 2008 में जो लॉन्च हुआ है, इसकी प्रमुख उपलब्धियां हैं। मंगलयान जो कि 2013 में भारत का पहला मंगल मिशन था यह, और चंद्रयान 3 जो 2023 में लॉन्च किया गया, सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला बना चंद्रयान 3। ये सब इसरो की प्रमुख उपलब्धियां हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। आपसे पूछा है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित थी, आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हॉरार्ड डोमार मॉडल पर आधारित था भारत की पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल था 1951 से 1956 तक। 1956 तक इसका कार्य पीरियड था।
हेरॉड डॉमर मॉडल पर आधारित था। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि विकास था। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, या 1956 से 1961 इसका कार्य पीरियड रहा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम आकलन किसने किया था, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम आकलन किसने किया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाने वाले व्यक्ति माना जाता है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में राष्ट्रीय आय का विश्लेषण किया। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया किस प्रकार ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की संपत्ति ब्रिटेन में स्थानांतरित होती रही। उनका अनुमान वर्ष 1867-68 के समय का था और उन्होंने बताया कि प्रति व्यक्ति आय 20 के आसपास थी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है बक्सर का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था। आपसे पूछा है कि बक्सर का युद्ध जो है किन के बीच लड़ा गया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेजों और अवध मुगल तथा बंगाल के संयुक्त बल के साथ हुआ था बक्सर का युद्ध। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बक्सर का युद्ध सन 1764 में लड़ा गया था। यह युद्ध अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और 3 भारतीय शक्तियों की संयुक्त मोर्चा के बीच हुआ था। सुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे, मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था, और शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल सम्राट था। अंग्रेज की ओर से युद्ध का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई, जिससे उन्होंने भारत में शासन के लिए राजनीतिक और कानूनी वैधता मिली। 1765 में इलाहाबाद संधि के तहत कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गई। शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को यह अधिकार सौंपा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब समाप्त हुआ, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, 1945। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति जो हुई वह 1945 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ और 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ। यह युद्ध ध्रुवी राष्ट्र में कौन कौन से राष्ट्र थे, तो जर्मनी, इटली और जापान और मित्र राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ के बीच लड़ा गया। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद जापान ने आत्मसमर्पण किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कंप्यूटर में सीपीयू का मुख्य कार्य क्या होता है। आपसे पूछा है कि कंप्यूटर में सीपीयू का मुख्य कार्य क्या होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, गणनाएं और प्रोसेसिंग करना सीपीयू का मुख्य कार्य है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, या कंप्यूटर में सभी प्रकार की गणनाएं और डेटा प्रोसेसिंग करता है। सीपीयू मुख्यतः 3 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा, तो पहला था एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, गणितीय और तर्क क्रियाएं करता है। सीयू की बात करें तो कंट्रोल यूनिट यानी कि सभी घटकों को नियंत्रित करता है, और रजिस्टर होता है जो डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करते हैं। सीपीयू सभी इंस्ट्रक्शनों को प्रोसेस करता है जो कंप्यूटर को कार्यशील बनाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस वर्ष स्थापित किया गया था। आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए किस वर्ष स्थापित किया गया था, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2005 में स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। एनडीएमए यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना 2005 में हुई। यह आपदाओं से निपटने और प्रबंधन की नीतियां बनाता है। इसके अध्यक्ष होते हैं पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। जो भी क्वेश्चन है एग्जाम ओरिएंटेड है और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, यह आपसे पूछा है कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद का संयुक्त सत्र लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में होता है। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो डिप्टी स्पीकर अध्यक्षता करते हैं। अब तक 3 बार संयुक्त सत्र बुलाया गया, 1961 में, 1978 में और 2002 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर सिंधु का
प्रवेश द्वार कहलाता था। आपसे पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर सिंधु का प्रवेश द्वार कहलाता था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लोथल गुजरात के भावनगर जिले में स्थित हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाही नगर था। इसे सिंधु का प्रवेश द्वार कहा जाता था क्योंकि यह समुद्री व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था और सिंधु घाटी के से व्यापार यहीं से होकर होता था। लोथल में सुनियोजित डाकयार्ड और जल निकासी प्रणाली के अवशेष मिले जो उसे इस समय के अत्यंत उन्नत नगरों में से एक बनाते हैं। यहाँ की सीप, मनके, कांस्य और शंखों के व्यापार के परिणाम मिले हैं जिससे इसका विदेशी व्यापार सिद्ध होता है। लोथल को भारत के पुरातत्वविद S.R. राव ने 1954 से 63 के बीच में खोजा था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपसे पूछा है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन है 1935 में हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। RBI की स्थापना RBI एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। पहले इसका मुख्यालय कोलकाता में था, 1937 में मुंबई शिफ्ट किया गया। वर्तमान समय में इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। इसके पहले गवर्नर जो थे ऑसबॉर्न स्मिथ थे और पहले भारतीय गवर्नर जो थे वो CD देशमुख साहब थे। वर्तमान समय में जो RBI के गवर्नर हैं वो संजय मल्होत्रा साहब, ये 26वें नंबर के हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत का संविधान कितने दिनों में पूरा किया गया था। आपसे पूछा है कि भारत का संविधान जो है कितने दिनों में पूरा किया गया था, ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे भारत का संविधान पूरा होने में। संविधान निर्माण की शुरुआत संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान का अंगीकरण कब हुआ तो संविधान को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया। प्रभाव में आना कब हुआ तो संविधान का अधिकांश भाग 26 जनवरी 1950 से प्रभाव में आया। इसी दिन भारत गणराज्य बना। निर्माण में जो कुल समय लगा वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार माना जाता है। यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है जिसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। अब इसमें कई संशोधन हो चुके हैं तो वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या 12 है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। आपसे पूछा है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, आपसे पूछा है। चलिए बताइए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त वंश की स्थापना जो गुप्त की थी वह श्रीगुप्त ने की थी। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने 3वीं शताब्दी में की थी। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा सूर्य मंदिर यानी कि सन टेम्पल कहाँ स्थित है, यह आपसे पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सूर्य मंदिर या सन टेम्पल कहाँ स्थित है तो यह जो स्थित है वह कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। इसे ब्लैक पैगोडा टेम्पल भी कहा जाता है। इसे 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा अलबरूनी किसके दरबार में आया था। आपसे पूछा है कि अलबरूनी जो है किसके दरबार में आया था, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए किसके दरबार में आया था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन बी, महमूद गजनवी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अलबरूनी एक फारसी विद्वान था जो 1017 ईस्वी में महमूद गजनी के साथ भारत आया था। उसने तहकीक-ए-हिंद नामक ग्रंथ लिखा जिसमें भारतीय समाज और संस्कृति का वर्णन किया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। आपसे पूछा है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। चलिए बताइए शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन ए, रविन्द्रनाथ टैगोर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। शांति निकेतन 1901 की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। बाद में इसे विश्व भारती विश्वविद्यालय में बदल दिया गया। यह पश्चिम बंगाल के बोलपुर में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मोपला विद्रोह जो कि 1921 में हुआ। आपसे पूछा है किस राज्य में हुआ था। आपसे यह पूछा है कि मोपला विद्रोह जो कि 1921 में हुआ, आपसे पूछा किस राज्य में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जगह ऑप्शन बी, केरल में हुआ था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मोपला विद्रोह 1921 में
केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ, या ब्रिटिश शासन और जमींदारी प्रथा के खिलाफ एक किसान आंदोलन था। इस विद्रोह का नेतृत्व अली मुस्लियार ने किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है महाजनपद काल में अवंती राष्ट्र की राजधानी कौन सी थी। आपसे पूछा है कि महाजनपद काल में अवंती राष्ट्र की राजधानी कौन सी थी, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उज्जैन थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अवंती राष्ट्र की जो राजधानी थी वह उज्जैन थी। अवंती राष्ट्र मालवा क्षेत्र की राजधानी जो थी उज्जैन थी। महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व में 16 महाजनपद में बटे हुए थे, या 16 महाजनपद थे। मगध इसमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो ये रहे टॉप 20 जीके जीएस के प्रश्न। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी। आपसे पूछा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी। या आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, या इसके बारे में जो भी कुछ जानते हैं वह कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए। लिखने से आपको याद हो जाता है। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।